नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ अनु, आज की होस्ट आप सभी की, और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम संतुलित उर्वरक स्वस्थ मिट्टी में, जो कि प्रायोजित है हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तरफ से। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जो विषय लेकर आए हैं बहुत ही खास है, अरहर में लगने वाले रोग एवं उनके प्रबंधन के बारे में। इस विषय के साथ हैं डॉक्टर अभिजीत घटक, वैज्ञानिक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, और उन्हें सुनेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं पीएम प्रणाम योजना के बारे में। कई बार किसान भाइयों का ये प्रश्न होता है कि आजकल की मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। तो क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है कि क्यों मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होने के पीछे कहीं ना कहीं केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही अच्छी योजना हमारे किसान भाइयों के लिए लाई है, वो है पीएम प्रणाम योजना। इसके मकसद के बारे में बात करें तो इस योजना का मकसद कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करना है। इससे एक तरफ कम रसायन वाले उर्वरकों से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होगी, वहीं दूसरी तरफ कम रसायन वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल पाएगी, यानी कि लोग स्वस्थ रहेंगे। कई बार हमने देखा है कि हम तो सोचते हैं कि भाई हम जो खाना खा रहे हो बहुत शुद्ध है, लेकिन उस सब्जी को उगाने में, उस फल को उगाने में, उस फसल को उगाने में बहुत सारे केमिकल युक्त जो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे अंदर कई रोग उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, एक तो हमें अपनी मिट्टी का अगर स्वास्थ्य बनाए रखना है और खुद का स्वास्थ्य बनाए रखना है, तो कम से कम केमिकल वाली जो फर्टिलाइज़र है उनका इस्तेमाल हो। अगर बात करें पीएम प्रणाम योजना की, तो पीएम प्रणाम योजना भूमि सुधार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैंने पहले भी बताया आपको कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और रसायनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि हरित विकास को बढ़ावा मिल सके और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। तो ये हैं कुछ बातें पीएम प्रणाम योजना से जुड़ी हुई। अगर फ़ायदों की बात करें तो यह प्राकृतिक पोषक तत्वों सहित जो वैकल्पिक पोषक तत्व हैं उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और भारत में कृषि उपज और उत्पादकता में वृद्धि करता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी तो हमें फसल भी अच्छी मिलेगी, किसान भाइयों ने जो लागत लगाया है उसका उत्पादन भी भरपूर प्राप्त होगा उन्हें। तो ये है पीएम प्रणाम योजना। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और हर रोज़ एक अलग विषय के साथ हाजिर होती हूँ मैं आप सभी के सामने। जी हाँ, सेम फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। तो आज भी एक खास विषय लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, आप सभी के सामने पेश हूँ। अरहर में लगने वाले रोग और उनके प्रबंधन के बारे में आज हम जानेंगे। तो इस खास विषय को लेकर हमारे बीच में विशेषज्ञ के तौर पर है डॉक्टर अभिजीत घटक, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अरहर फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। जी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चुना है आज के वार्ता के लिए। ये समय ही है पिजन पी यानी कि अरहर लगाने का। तो इस समय में अगर हम लोग इसकी चर्चा पहले से कर लेंगे तो किसान भाइयों को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। जी। तो आपके अरहर में बहुत सारे रोग लगते हैं। एक तो मुख्य रूप से आप देख लीजिए कि जड़ में लगने वाली कुछ बीमारियां होती हैं और कुछ ऊपर में यानी कि पत्तियों में लगने वाली बीमारियां होती है। जी। तो दो मुख्य तरीके से इसको हम लोग कैटेगरी कर सकते हैं, जी, एक जड़ वाली बीमारी हो गई और एक पत्तियों में लगने वाली बीमारी। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, जड़ में लगने वाली बीमारियां और पत्ती में लगने वाली बीमारियां। तो जड़ में जो लगने वाली बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, जड़ में भी बीमारी
दो तरीके से हो सकती है। एक, मैं बीमारियों के नाम में आता हूँ बाद में। एक तो ये दो तरीके से आपको लगेगा कि पौधा जो है सूख रहा है। उसका दो कारण हो सकता है। एक तो शारीरिक कारण हो सकता है, यानी कि उसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, और दूसरा हो सकता है कि रोगजनक के कारण में उसमें दिक्कत हो सकती है, जो कि बीमारियों का नाम हम लोग देते हैं। लेकिन हमेशा रोग ही लगा हो ऐसी ज़रूरी नहीं है, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का प्रकोप हमेशा बना रहता है, ज़्यादा बना रहता है। तो बाढ़ के प्रकोप के कारण होता है क्या कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी ज़मीन है जो कि निचली सतह पर है, निचली ज़मीन है। तो ऐसे किसान भाइयों के यहाँ पे बाढ़, अगर पानी बहुत समय से रुका हुआ है तो भी पौधे जो है सूखने लगते हैं। तो इसका कारण है शारीरिक मतलब शारीरिकी वाला जो इशू है वो उस कारण है। तो इसको निजात पाने के लिए हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि जो बंड के ऊपर में, यानी कि जो क्या बोलेंगे, बंड के ऊपर में इसकी सोइंग कर सकते हैं, इसको बिजाई कर सकते हैं। तो होगा क्या इससे कि आपको डायरेक्ट पानी कम से कम के संपर्क में नहीं रहेगा बीज। तो और दूसरा स्थिति ये भी हो सकता है कि जो कि बिहार में दूसरे प्राकृतिक प्रॉब्लम है, वो है कि ड्राउट के कारण, यानी कि सुखाड़ अचानक से पड़ जाता है। तो सुखाड़ के कारण में भी पौधा सूख सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहुत हल्का सा इरिगेशन कर सकते हैं, यानी कि हल्का सा पानी लगा सकते हैं। तो दो स्थिति है, एक तो है पानी आ गया, बाढ़ आ गया, तो उसके लिए बंड के ऊपर में हम लोग लगा सकते हैं, और दूसरा है सुखाड़ के लिए। तो ये हो गया शारीरिकी वाला प्रॉब्लम। और दूसरा है कुछ रोग वाले प्रॉब्लम। तो जैसा मैंने बताया कि जड़ वाली बीमारी है, इसमें 2-3-4 तरह का बीमारी होता है। एक तो शुरुआत में होता है जो कि मान लीजिए 35 से 40 दिन के आसपास तक ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बना रहता है, या 50 दिन भी मान लीजिए अरहर के केस में। और जो दूसरे दलहन फसल होते हैं उसमें 35 से 40 दिन ही रहता है, लेकिन अरहर क्योंकि थोड़ा सा लंबे समय का फसल है तो 50 दिन तक इसमें ये समस्या बनी रहती है। इसमें किसान भाई क्या है कि देख सकते हैं कि पत्तियां, नीचे की पत्तियां पीली हो रही है, जैसे कि 5-6-7 पत्तियों का भी अगर पौधा है तो नीचे की पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे पौधों को अगर हल्के हाथों से उखाड़ेंगे तो जैसे लगेगा कि जैसे पोलियो हो गया है। अच्छा। तो जहाँ से बीज मतलब वो पौधा जमीन से जुड़ा हुआ है, उसके नीचे अचानक से वो गलन शुरू हो गया है, और अचानक से वो पूरा गल के जैसे ख़त्म हो गया, पोलियो जैसा हो गया, पोलियो सदृश दिखता है। तो एक तो ऐसी बीमारी हो गई। दूसरा है उकठा प्रॉब्लम है आपके अरहर के केस में तो बहुत ही ज़्यादा है। ये भी एक फफूंद से होने वाली बीमारी है, जो कि भाद्र के समय में ज़्यादा इसका प्रकोप दिखता है। भाद्र के मौसम में, अगस्त सितंबर हो गया या उसके आगे भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पौधों में वो सूखना शुरू हो जाता है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या होता है कि आप देखिएगा किसान भाई कि जो पत्तियों का, पौधे के जो निचले पत्तियां होती है वो सूख जाता है, पीला पड़ जाता है, और उसके बाद वो पूरा का पूरा पौधा ही सूख करके मतलब गिर सकता है। ऐसा हो सकता है। और जल्दी से आगे की समस्या क्या हो सकती है कि अगर पौधा बड़ा हो गया है तो पत्तियां हरी ही रह जाती है, लेकिन वो पत्तियां सूख जाती है, और जो हरी हरी पत्तियां ही वो झड़ने लगती है, झड़ के गिर जाएगी। तो ये कुछ आपको सिम्टम है, लक्षण है, जिसको देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें ये समस्या है जी। तो ऐसी स्थिति में भी हम इसका रोकथाम के बारे में आगे आते हैं, बाद में आते हैं। और तीसरी एक और जड़ वाली बीमारी होती है जिसको कि जड़ का सड़न बोलते हैं। ये थोड़ा सा गर्मी के पीरियड में होता है। रबी फसलों में अगर देखेंगे, रबी के दलहनी फसलों में, तो ये होली के टाइम में इसकी समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जब मौसम में गर्मी लेना शुरू होता है। और अरहर के केस में भी ये थोड़ा सा जो मैच्योर पौधा हो जाता है, बड़ा पौधा हो जाता है, तब इसकी समस्या ज़्यादा आती है। तो इसको उखाड़ के जब किसान भाई जब उखाड़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत आसानी से उखड़ के आ जाता है। और हाथ में अगर उसके जड़ को थोड़ा सा रगड़ेंगे किसी भी सतह पर, तो देखेंगे जैसे कोयले का चूर्ण जैसा हाथ में लग गया है। तो इससे भी इस बात को कंफर्म हो सकते हैं। लेकिन जो उखठा है उसमें आप उखाड़िएगा पौधा तो बहुत आसानी से नहीं उखाड़ेगा, आपको थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा। ये अनुभवी किसान ही दोनों में अंतर कर सकते हैं कि किस में आपको ज़्यादा ताकत लग रहा है और किस में हल्का आसानी से निकल आ रहा है।
तो जो उकठा वाली बीमारी है जिसमें आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, उसमें एक और आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि उसके जो जड़ है उसको आप बीच में से अगर चीरा लगाइएगा, फाड़िएगा लंबाई में, तो आप अंदर में देखिएगा कि अंदर में भूरा भूरा जैसा लाइनिंग आपको दिख रहा है। तो होता क्या है कि नीचे से पानी ऊपर पहुंच नहीं पाता है, पानी और दूसरे भी जितने भी मिट्टी में रहने वाले अवयव हैं वो ऊपर पहुंच नहीं पाते, तो जिससे कि पौधा सूखने लगता है। मतलब इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि हमारे पौधे को हमारी फसल को कौन सी रोग लगे हुए हैं। जी एग्जैक्टली। इसके बाद जड़ और तना सड़न की बात भी डॉक्टर साहब आप कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये बात अलग हो गई। वो ये तीनों तो मैंने जड़ की समस्या कही, और एक होता है जड़ और तना सड़न वाली बीमारी, जिसमें होता है कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वो जड़ तक ही जाए, जड़ की समस्या आपको ना लगे, लेकिन तना के आसपास में आपको लगेगा जैसे थोड़ा सा गीला गीला हो रखा है ना, थोड़ा सा इस तरह का सिम्टम आपको लगेगा कि जैसे गीला हो रहा है, और थोड़ी सी अगर तेज हवा चली या पौधा अगर बड़ा हो गया, ये किसी भी स्थिति में आ सकता है ये बीमारी। मतलब एकदम मैच्योर हो गया पौधा, उस समय में भी ये बीमारी आ सकती है। तो अगर पौधा बहुत बड़ा हो गया, थोड़ी सी तेज हवा अगर चली, तो सीधे से टूट करके वो पूरा पौधा गिर सकता है और आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। तो ये भी एक समस्या है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ से मिट्टी के ऊपर में मिट्टी के साथ जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, उसका जो तना है, तना वाला पार्ट है, उसके ऊपर तक वो हिस्सा लगेगा जैसे गीला गीला हो रखा है। ये सीधी सीधी मतलब पहचान है। जी। और अगर बात करते हैं अपने क्षेत्र की, बिहार क्षेत्र की, और पूर्वी क्षेत्र में देखा जाता है कि विषाणु युक्त रोग जो हैं फसलों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। हाँ, देखिए, अपने पूर्वी भारत में और ख़ासकर बिहार में भी हमारे किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं कि विषाणु लग गया है, विषाणु जैसा रोग लग गया है। ये मुख्य रूप से देखिए 2 तरह का आता है। एक होता है कि बांझ रोग। किसान जानते हैं कि बांझ वाली समस्या खासकर हमारे पटना और जो पश्चिमी बिहार में है, उन लोगों के यहाँ ये समस्या ज़्यादा आती है। अपने भागलपुर के साइड में आती तो है, थोड़ी सी कम आती है, लेकिन मध्य और पश्चिमी बिहार में ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, बांझ वाली बीमारी। मतलब आपने पौधे को पूरा खिलाया पिलाया बड़ा किया, और उसके बाद आपको उसका जब प्रोडक्शन लेने का समय आया, लेकिन उसमें कोई दाना नहीं बनेंगे और फूल भी आकर के वो निष्क्रिय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो एक तो यही पहचान हो गया सीधे सीधे कि फूल जब आते हैं और फूल में ही आपको दिखेगा कि कुछ डिफॉर्मेशन हो गया है, उसमें कुछ विकृतियां आ गई है, तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि यही बीमारी है। अच्छा। तो हम सबका मैनेजमेंट या सबको रोकथाम कैसे करते हैं बाद में एक साथ बताते हैं, पहले लक्षण बताते हैं। और दूसरी एक और बीमारी है जिसको हम लोग गोल्डन मोज़ेक बोल करके जानते हैं। तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे ये पूर्वी इलाके में ज़्यादा है, हमारे भागलपुर या पूर्वी बिहार में ज़्यादा है, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग गोल्डन मोज़ेक बीमारी बोलते हैं, जिसमें कि पत्तियाँ पीली पीली पड़ने लगती है, जैसे मोज़ेक जैसा दिखेगा, जैसे ज़मीन पर जो हम लोग घर में मोज़ेक करवाते हैं उसी तरह से हरा और पीले रंग का मोज़ेक जैसा दिखने लगेगा पत्तियों में। तो ये 2 मुख्य रूप से वायरल बीमारी हैं, विषाणु वाली बीमारियाँ हैं। और एक और बीमारी जो है पत्तियों में धब्बे नज़र आते हैं, इनके बारे में डॉक्टर साहब बताइए। हाँ, पत्तियों में बीमारी होती है धब्बों वाली, जिसको हम लोग लीफ स्पॉट बोलते हैं। ऐसी बीमारियों में होता क्या है कि पत्तियों में देखिएगा किसान भाई की भूरे भूरे धब्बे बनने लग जा रहे हैं, और कोई अनुभवी किसान हो तो वो और उसको अगर क्लोज ऑब्जर्व करें, जो ज़्यादा करीब से देखें और उसको समझे, तो देखेंगे कि जो पत्तियां मतलब भूरे धब्बे बन रहे हैं पत्तियों के ऊपर, और इन भूरे धब्बों के बगल में येलो कलर के या पीले रंग के आसपास में बन रहा है। सीधे मतलब जो भूरा रंग है उसके बाद ग्रीनिश या हरा कलर नहीं दिखेगा, हरा रंग नहीं दिखेगा, बीच में पीला रंग भी दिखेगा। ये कुछ फफूंद होते हैं, उसके वजह से ये धब्बे बनते हैं, ये बीमारियां होती हैं। तो हाँ, तो सबका जो मैनेजमेंट है अलग अलग तरीके का प्रबंधन। जी। तो सबसे पहले तो हम जड़ में लगने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, तो इनके प्रबंधन के बारे में जानना चाहिए। हाँ जी, देखिए, जड़ वाली बीमारियों के साथ एक सबसे बड़ी मतलब समस्या ये है, या आप कह लीजिए कि इसको देखरेख करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर जड़ वाली बीमारियों को आपने एड्रेस किया, उसको अगर बचा ले गए तो आपका पूरा पौधा बच गया, और अगर वो पौधा ख़राब हो गया तो आपका 100% लॉस हो जाता है। प्रोडक्शन के मामले में आपका फसल में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन पत्तियों की बीमारियों में आप अगर पत्तियों पर थोड़ा बहुत
कुछ आप बचा लिए या उसको छिड़काव करके बचा लिए तो ठीक है, अगर नहीं भी बचा पाए तो कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्शन या यील्ड मिल जाएगा, कुछ फसल आपको मिल जाएगा। लेकिन जड़ वाली समस्याओं में ऐसा नहीं है। अगर पौधों में जड़ वाली समस्या लग गई तो वो पूरा का पूरा पौधा खराब हो जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। जैसे कि मैंने बताया कि रोगजनक बीमारियां हैं काफ़ी जो कि अरहर में लगते हैं जड़ों में। पहला तो मैंने कॉलर रॉट की बात कही थी, जिसमें बताया था कि पोलियो जैसा हो जाता है। तो ओवरऑल आप मान लीजिए, मैं एक ओवरऑल अगर एक पैकेज सारी जड़ वाली बीमारियों के बारे में बताऊं तो ऐसा कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसको दो तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक इसमें जैव जीवनाशी का इस्तेमाल कर करके उसका बीज का उपचार कर करके लगा सकते हैं, और दूसरा है कि केमिकल या रसायन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैव जीवनाशी से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ट्राइकोडर्मा है। तो हमारे किसान भाई हमारी यूनिवर्सिटी से ट्राइकोडर्मा का ले सकते हैं, यहाँ से प्रोडक्शन होता है, यहाँ से लेकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आप देखिए जो अरहर है तो इसमें आप मान लीजिए 5 ग्राम से लेकर के 8 ग्राम तक आप प्रति किलो के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा को लीजिए और उसमें ऐड करके मिलाइए, और उसमें थोड़ा सा पानी का छिट्टा दे करके बढ़िया से उसको मिला लीजिए। फिर उसको आप छाँव में ठंडे में सुखा लीजिए। एक बात ज़रूर गौर करें किसान भाई कि किसान भाई करते क्या है कि जब उनको बीज को रोपना होता है, लगाना होता है, बिजाई करना होता है, तो वो जस्ट आधा घंटा पहले ही ये क्रियाकलाप करते हैं और फिर उसको ले जा कर के खेत में लगा देते हैं। लेकिन ऐसे में समस्या होती है कि जो जैव जीवनाशी है ये एक जीवित ऑर्गेनिज्म है, तो वो बढ़िया से काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 12 से 15 घंटे तक समय देना चाहिए। तो आप रात में सोते समय ये काम आप कर लेंगे कि उसमें छिट्टा दे करके, हल्का सा पानी छिट्टा दे करके और ट्राइकोडर्मा ऐड करके मिला करके बढ़िया से मिक्सअप कर लेंगे। फिर रात में सोने से पहले एक बार और उसको मिला लेंगे ताकि उसके सारे सतहों पर बराबर रूप से लग जाए और सूख जाए बढ़िया से रात भर में। सुबह उठ करके भी उसको एक बार मिक्स कर लीजिए, फिर आप उसको खेत में ले जा करके लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। खेत में ले जा कर के ऐसे बीजों को सीधे धूप के नीचे नहीं रखना चाहिए, कहीं छांव में या ढक करके के टाट के बोरा से ढक कर करके रखना चाहिए या पेड़ों की छांव में रखना चाहिए। तो एक तो ये विधि हो गई कि ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी विधि है कि सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बीज का उपचार कर सकते हैं, वो भी रासायनिक दवाइयों को इस्तेमाल करके कर करके। तो इसके लिए 2-3 दवाइयाँ हैं, जैसे कि थिराम है, कैप्टान है या कार्बेंडाजिम है। तो ये आप जितने भी जड़ वाली बीमारियों की हमने नाम लिया था उन सब में ये बेहतरीन काम करेगा। इसका आपको लेना पड़ेगा 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको सीड बीज को उपचार करना पड़ेगा, हल्का सा छिट्टा दे करके उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, एक और बीमारी का नाम लिया था आपने, जो कि तना सड़न या जड़ सड़न, जैसे जड़ और तना सड़न की बात कर रहे हैं, इस तरह का अगर बीमारी अगर होता है आपके खेत में बराबर आती है तो उसके लिए आपको दूसरा दवाई है जिसको कि रिडोमिल बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। रिडोमिल का इस्तेमाल बीज के उपचार में करना चाहिए। ये तो हो गई बीज के उपचार वाली बात दोनों को। उसके साथ ही साथ आप खेत में और क्या काम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ऐसी बीमारियों से आपको निजात मिल सके या इसके प्रभाव को आप कम कर पाए। जिसके लिए आपको खेत में बराबर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि कि जो वीड्स हैं या खरपतवार हैं इससे आपको निजात मिले और ये बीमारी फैल ना पाए। दूसरी बात, अगर आप ये काम करेंगे तो मिट्टी भुरभुरी होती रहेगी। तो भुरभुरी होने से उसमें बराबर मात्रा में ऑक्सीजन और सारी चीज़ों का एंट्री भी होता रहेगा, जिससे कि आप इस तरह जो उसके जड़ है, किनारे के जड़ है, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, छोटे जो जड़ होते हैं, उसको डेवलप होने में बहुत अच्छा मौका मिलता है और पौधे की इम्यूनिटी, उसकी शक्ति को हेल्प होता है, मिलता है ताकि वो अच्छे से बढ़ पाए। दूसरी बात है कि जो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आप खेत में भी डायरेक्ट कर सकते हैं 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के, लेकिन आप ऐसे समय में इस्तेमाल करेंगे जब बारिश का मौसम निकल गया हो, सितंबर के आगे या सितंबर का समय या अक्टूबर के समय, जिस समय बारिश तो निकल गया हो लेकिन मिट्टी में गीलापन बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 1 kg प्रति एकड़ में लेकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पौधे में लगभग आपको 2 कटोरी जितना
मिट्टी में मिला हुआ या वर्मी कंपोस्ट या सूखी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला हुआ ट्राइकोडर्मा लगभग 2 कटोरी आपको लगेगा। और मान लीजिए आपको ये बीमारी आपने खेत में लगाया, मतलब बीज का उपचार करके लगाया, लेकिन उसके बाद भी आपको ये बीमारी कभी कभी दिख सकती है, आ रही है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि ड्रेंचिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं कि जो पानी में मिला करके दवाई को पानी में मिला करके फिर उसमें भिगोते हैं उसके जड़ को भिगोने का मतलब है कि हमें तने के साइड से इतना हमें पानी उसमें देना है ताकि वो करीब करीब आधा फुट से 1 फुट तक नीचे उसका पानी चला जाए। तो इसके लिए कई सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि ब्लिटॉक्स 50 है और कोसाइड है, मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मेन जो केमिकल दवाई है इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है जिसमें ब्लिटॉक्स 50 आता है, कोसाइड आता है या ब्लू कॉपर है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये भी लगभग 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगेगा, काम में आएगा। और इसके बाद जो बात आती है विषाणु युक्त रोग की, तो इनका प्रबंधन कैसे किया जाए? ओके, तो विषाणु वाले जितने भी बीमारी है उसके लिए देखिए, एक बात तो ये है, अभी कोविड का समय है या कोरोना वायरस का समय, हम लोग सभी इससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। तो हम लोग को देखिए, हम लोग को इंजेक्शन लगाए, वैक्सीनेशन लगाए, तो हम लोग जो वैक्सीनेशन लगाए वो जाकर के अंदर जाकर के विषाणु को नहीं मार रहा है। तो विषाणु को मारने का आज तक कोई भी दवाई नहीं है, हमको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा ताकि हम विषाणु के खिलाफ अच्छे से लड़ पाए। तो ऐसे पौधों के केस में भी आप पौधे को मजबूत कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि ये विषाणु एक कीड़े से फैलता है, तो हमें है कि कीड़े को मारना है, तो ताकि एक पौधे से एक पौधे में अगर इस तरह का समस्या है भी तो वो दूसरे पौधों में और दूसरे खेत में या अपनी खेत में बढ़े ना। तो उसको रोकने के लिए हम लोग को दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक दवाई आती है डाइमेथोएट बोल करके, जो कि रोगोड नाम से आता है, डाइमेथोएट। ये 30 EC है। इसका 1.7 ml मतलब कि मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अरहर में एक चीज़ और है कि बहुत लोग रैटून का फसल लेते हैं, यानी कि एक बार इसकी कटाई हो जाने के बाद फिर से उसी में से कल्ले निकलने लगते हैं और फिर दूसरी फसल उसी पौधे से लेते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि होता क्या है कि वायरस आपके शरीर के अंदर में चला गया होता है, यानी कि अरहर के पौधे के अंदर में चला गया होता है, और फिर वहाँ से वो फिर दूसरी जब आप फसल लेंगे तो वहाँ से फिर से वो आने लगेगा, तब आप उसको मैनेज भी नहीं कर पाइएगा। तो ऐसी रैटून की फसल को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ हमारे पास रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं जो कि वायरस के खिलाफ है, इसको डेवलप किया गया है। ये 3 तरह का जो ड्यूरेशन के फसल हैं, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, छोटी अवधि वाले अरहर के फसल हैं 130 से 140 दिन के लिए। इसके लिए GT 101 और बनास बोल करके 2 रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मीडियम ड्यूरेशन वाली है, मध्य अवधि वाले 170 से 180 दिन, उसके लिए विपुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोचन बोल करके भी आता है, मारुति बोल करके आता है, ये सब रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लंबी अवधि वाले अरहर के फसल हैं, जैसे कि 190 से 220 दिन वाले फसल, इसके लिए पूसा 9 और बहार, ये वैरायटी संस्तुत है, जो कि स्टेरिलिटी मोज़ाइक या बांझ रोग के अगेंस्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात है कि आप किसान भाई अपने खेत में रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, रेगुलरली उसको देखते रहेंगे, ताकि अगर इस तरह का पौधा आया तो तुरंत उसको उखाड़ करके नष्ट कर देना है, जला देना है और हटा देना है अपने खेत से। और अगर ये इसकी समस्या बढ़ने लगेगी तो आपको इंसेक्टिसाइड, जो कि मैंने नाम लिया था डाइमेथोएट, उसका इस्तेमाल करना होगा। जी। इसके बाद पत्तियों में जो धब्बे लग जाते हैं उसका निवारण कैसे करेंगे? ओके, पत्तियों में जो धब्बे लगते हैं ये फफूंद से होने वाले रोग है, बीमारी है। तो इसके लिए आप सीधे किसान भाई ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैनकोजेब बोल करके दवाई आती है, या बहुत अच्छी बात है, बहुत कॉमनली अवेलेबल दवाई है, साफ बोल करके आता है। साफ में मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों का मिक्सचर होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 500 ग्राम प्रति एकड़ में लगेगा, या मान लीजिए 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करेंगे।
तो लेकिन इसका छिड़काव करेंगे, अगर आप देखेंगे आपके खेत में 5% के आसपास तक अगर बीमारी आ गई है तभी आप इसका छिड़काव करिए, नहीं तो आपको कॉस्ट ज़्यादा बैठ जाएगा। तो आप देखिए कि अगर आपके यहाँ समस्या ये बढ़ रही है तब आप इसका छिड़काव करिए, और फिर सेम यही स्प्रे फिर से 10 दिन बाद फिर से एक बार आपको। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना अरहर में लगने वाले रोग और उनके प्रबंधन के बारे में। आशा करते हैं कि आप ज़रूर लाभान्वित होंगे आज के इस वार्ता को सुनकर। और अगर आपके फसलों में, अरहर के फसलों में भी कुछ ऐसे रोग लगते हैं तो डॉक्टर साहब ने जो भी दवाइयाँ बताई हैं, जिस प्रकार से पहचानने के विधि बताए हैं, सारे तरीके से आप उन्हें पहचान कर उनका निवारण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। जी हाँ, तो अब हम जानते हैं डॉक्टर A.K. झा, जो कि वैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, कि उर्वरकों का प्रयोग बैलेंस तरीके यानी संतुलित तरीके से कैसे करें। अब जो है अलग अलग तरह के उर्वरक हैं डॉक्टर साहब, तो उनके प्रयोग के बारे में थोड़ी जानकारी दें। अब देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा, जैसे नाइट्रोजन देने वाले खाद हैं जिसको नाइट्रोजनी खाद कहते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन देने वाले कुछ खाद हैं, तो वो जो है क्या कहते हैं, उसका यूज एफिशिएंसी थोड़ा कम होता है, तो उसको देने का अलग तरीका है। जो फास्फोरस वाले हैं या पोटास वाले खाद हैं उसको डालने का अलग तरीका है। वास्तव में देखिए, एक सिद्धांत यहाँ पर है, जो भी खाद या जो भी पोषक तत्व जी मिट्टी में, आपको इसको दो शब्द जानना पड़ेगा किसान भाइयों को। एक कहते हैं मोबाइल, एक कहते हैं इमोबाइल। मोबाइल कहने का मतलब जो आसानी से मिट्टी में इधर से उधर चला जाता है, वो मोबाइल हुआ। जैसे नाइट्रोजन मोबाइल है, लेकिन फास्फोरस और पोटास मोबाइल नहीं है, इमोबाइल लेस मोबाइल है। तो जो नाइट्रोजन वाला खाद है यानी जो मोबाइल है, उसको कई बार में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन यदि एक ही बार में प्रयोग कर दीजिएगा तो जो पौधा अभी लिया और नहीं तो वो वहां से लॉस कर जाएगा, लीच कर जाएगा, दूसरे जगह चला गया तो पौधे को नहीं मिल पाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन वाले खाद को आप देखते हैं कि कई बार में प्रयोग करते हैं। उसको जनरली आप देखिए धान में, गेहूं में, इस सब में क्या अनुशंसा किया जाता है, या मक्का में आप देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है क्या कहते हैं, आधी मात्रा आप डाल देते हैं। कब? जब खेत का बुआई कर रहे हैं या रुपाई कर रहे हैं। गेहूं यदि धान है तो रुपाई करते हैं, तो गेहूं है तो आप बुआई करते हैं, तो बुआई के समय आधी मात्रा को डालना चाहिए। 1 महीने के बाद, गेहूं की बात यदि हम करें तो फिर 1 महीने के बाद आप जो है क्या कहते हैं, उसकी 1/4 मात्रा को डालते हैं। फिर दूसरे महीने के बाद आप 1/4 मात्रा को यूज करते हैं। यहां पर भी यदि आप मक्का में भी देखिए तो मक्का में भी आप आधी मात्रा उसी समय शुरू में ही प्रयोग कर देते हैं, और जब घुटने पर का हुआ उस समय जो है क्या कहते हैं, आप फिर 25% मात्रा प्रयोग कर देते हैं। और जब टेस्टिंग का समय आता है उसके पहले आप देखते हैं कि ये आप दूसरी मात्रा, मतलब जो 25% बचा हुआ है उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन जो फास्फोरस और पोटास है यह मिट्टी में ज़्यादा मोबाइल नहीं है, इसीलिए आप देखते हुएगा कि फास्फोरस और पोटास की अनुशंसा है कि यह खेत की तैयारी के समय या बुआई के समय ही डाल दीजिए, क्योंकि यह तो बड़ी मुश्किल से, भाई एक सीजन में कितना टाइम होगा, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना कहीं क्रॉप होगा, तो वह थोड़ा सा मोबाइल होगा। तो कुल मिलाकर के जड़ के पास जैसे आसानी से पहुंच सके, और जड़ के पास यदि पहुंच गया तब जाकर के पौधा इसे ले पाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग आपको बुआई के समय या रोपाई के समय ही करनी चाहिए। जी हाँ, तो अभी आपने अरहर में लगने वाले रोग और उनके प्रबंधन के बारे में जाना डॉक्टर अभिजीत खटक से, और आप अभी सुन रहे थे बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में। जी हाँ, फर्टिलाइजर्स अगर हम एक संतुलित मात्रा में उपयोग करें तो हमारी फसलें भी अच्छी होती हैं और साथ ही हमारी मृदा की उर्वरता भी बनी रहती है। यही हम बताते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है संतुलित उर्वरक स्वस्थ मिट्टी। तो ये था आज का हमारा यह कार्यक्रम संतुलित उर्वरक स्वस्थ मिट्टी। हम इस कार्यक्रम में हर रोज़ आपके लिए एक नए विषय लेकर आते हैं, इस पर जानकारी देते हैं हमारे वैज्ञानिक, और नए तरीके, नई टेक्नोलॉजी आप सभी के सामने पेश करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ इसी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ FM ग्रीन पर, आपकी होस्ट RJ अनु के साथ। नमस्कार।